हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 6th सेशन ऑफ इंडिया नॉर्वे जॉइंट कमीशन मीटिंग। भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है। तो अभी हाल ही में इंडिया नॉर्वे का जॉइंट कमीशन का 6वीं मीटिंग हुई और वहाँ पे भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 एस जयशंकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हाल ही में इंडिया नॉर्वे के ज्वाइंट कमीशन की 6वीं बैठक हुई और वहाँ पे भारत की ओर से प्रेजेंट रहे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी, और वहीं नॉर्वे की तरफ से प्रेजेंट रहीं वहाँ की फॉरेन मिनिस्टर मिस इने एरिक्सन सोरिएट। ओके, मिस इने एरिक्सन सोरिएट। तो इस मीटिंग में दोनों ही देशों ने अपने संबंध को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा उनको मजबूत करने के लिए और डेवलप करने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में रिलेशनशिप अपना कमिटमेंट दिया। उसके अलावा वहाँ पे डिस्कस किया गया कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जाए और उनके बीच कॉमर्शियल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को भी बढ़ाया जाए। उसके अलावा दोनों देशों ने रीजनल, मल्टीलेटरल और ग्लोबल इशूज़ पे अपने अपने व्यूज़ भी एक्सचेंज किए और दोनों ही देशों ने डिसाइड किया कि जो अगला राउंड होगा जॉइंट कमीशन मीटिंग का, यानी जो 7वां सेशन होगा, वो ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा ओस्लो में। और जो ओस्लो है ये नॉर्वे की कैपिटल है। ओके, प्राइम मिनिस्टर हैं एमा सोलबर्ग और करेंसी है नॉर्वे की नॉर्वेगियन क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तभी हाल ही में आर्टन कैपिटल्स ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है जिसमें जगह मिली है यूनाइटेड नेशंस में लिस्टेड 193 कंट्रीज़ को, और इन 193 कंट्रीज़ में भारत की रैंक रही है 58th। ओके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की रैंक रही है 58वीं इस पासपोर्ट इंडेक्स में। और बात करें फर्स्ट पे कौन रहा, तो फर्स्ट पे रहा है न्यूजीलैंड, यानी न्यूजीलैंड का पासपोर्ट इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स बताता क्या है, तो कोई भी कंट्री है तो उसके पासपोर्ट के बारे में वैल्यू बताता है कि कोई भी कंट्री के जो पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, विज़िट करने के लिए अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनकी क्या प्रायोरिटी रहती है, कि किस देश को कितना महत्व दिया जाता है, इस सब चीज़ों को डिसाइड किया जाता है पासपोर्ट इंडेक्स की रेटिंग में। तो जैसे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए भारत के लोगों को वीज़ा ही नहीं देना पड़ता है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एडवांस में वीज़ा लेके जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों का स्वागत किया जाता है। तो इसके बेसिस पे ये इंडेक्स में रेटिंग बनाई जाती है और इसी रेटिंग में भारत रैंकिंग में 58th नंबर पर रहा है और टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। वहीं दूसरे नंबर पर रहा है जर्मनी और तीसरे नंबर पर रहा है ऑस्ट्रिया। ओके, तो आपको याद क्या क्या रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, जो भी इंडेक्स वाले या रेटिंग वाले या रिपोर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। एक तो कौन सा एडिशन जारी किया जाता है, जो भी इंडेक्स या रिपोर्ट है उसका कौन सा एडिशन जारी हुआ है, एक चीज़ ये। दूसरी ये कि इस इंडेक्स या रिपोर्ट को जारी किसने किया है। तीसरी चीज़ ये, उस इंडेक्स और रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही। उसके अलावा उस इंडेक्स या रिपोर्ट में टॉप किसने किया। तो 4 चीज़ें ये हो गई। उसके अलावा अगर कोई पॉइंट है, ओके, पॉइंट सिस्टम है, वहाँ पे पॉइंट दिए जाते हैं रेटिंग के लिए, तो भारत के पॉइंट्स और जो कंट्री टॉप करती है उस इंडेक्स या रिपोर्ट में उसके पॉइंट्स। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने पड़ते हैं इन टाइप के रिपोर्ट और इंडेक्स वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन टू इंश्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन शुरू किया है। तभी हाल ही में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया है उड़ीसा में सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन के, और ये मिशन लॉन्च किया गया है वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए।
तो स्कीम लॉन्च की गई है जो उड़ीसा स्टेट है वहाँ पे जो भी अर्बन एरियाज़ हैं तो वहाँ पे क्वालिटी टैप ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए, उसके अलावा जो भी सप्लाई होगी उसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए। तो उड़ीसा जो स्टेट है उसका टारगेट है वहाँ की सरकार का कि मार्च 2022 तक जो भी अर्बन एरियाज़ हैं स्टेट के उड़ीसा के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं तो सारे के सारे शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड वाटर कनेक्शन देना है 2022 तक। तो इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट भी उसके लिए इकट्ठा करके रखा है और इससे लगभग 15 टाउन के 15 लाख पीपल जो हैं बेनिफिट होगा, उनको फ़ायदा होगा और ये स्कीम फेज्ड मैनर पे चलेगी। और एक बार ये जो स्कीम है, मिशन है, ये इम्प्लीमेंट हो गया तो जो उड़ीसा है वो भारत का पहला स्टेट बन जाएगा जो कि अर्बन एरियाज़ यानी शहरी क्षेत्रों में पूरे एरिया को कवर कर लेगा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देने के लिए। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी है चूजन इंडियन नैनो सैटेलाइट इंडिया सैट टू लॉन्च इनटू सब ऑर्बिट। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय नैनो उपग्रह इंडिया सैट को उपकक्षा में लॉन्च करने के लिए चुना है। तभी हाल ही में यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने भारत के एक नैनो सैटेलाइट जिसका नाम है इंडिया सैट, जो कि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप की गई है, उसको चूज़ किया है सब ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। तो ये जो नैनो सैटेलाइट है इसे डेवलप किया गया है तमिलनाडु के 3 स्टूडेंट्स के द्वारा और इसे गाइड किया गया है चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। ओके, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा इसे गाइड किया गया है और इसे सब ऑर्बिट में भेजा जाएगा जून में। जो अमेरिका की यूएसए की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो सैटेलाइट है ये पूरी तरह से इंडिजिनस है यानी स्वदेशी है, भारत में ही डेवलप की गई है। और साइज़ में बात करें तो ये सिर्फ 3 सेंटीमीटर की है और इसका वज़न है 64 ग्राम का। तो जो नासा है इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसके पहले ये नाका हुआ करता था। ओके, 1915 में बनाया गया था नाका और 1915 से 1958 तक चला नाका नाम। उसके बाद 1958 में नाम चेंज कर दिया गया नासा। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रेजेंट में जिम ब्रेडेनस्टाइन और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और हाल ही में जो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, इसका नाम बदल दिया गया है और उसका नया नाम हो गया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स। ओके, और ये जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन है ये नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी, तो इन्हीं के ऑनर में ये नासा के हेडक्वार्टर का नाम रखा गया नया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ओके, मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स। और नासा का एक मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ओके, जिस तरह बैंक्स की टैगलाइन इंपॉर्टेंट होती हैं उसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के मोटो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नासा का मोटो जरूर याद रखिएगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल सॉल्यूशन ऐप इन कोलैबोरेशन विथ एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड सैलरी कार्ड पावर्ड बाय रुपे। एनपीसीआई के सहयोग से किस वित्तीय समाधान ऐप ने रुपे द्वारा संचालित सैलरी कार्ड लॉन्च किया है। तभी हाल ही में अर्ली सैलरी ने एनपीसीआई के कोलैबोरेशन में एक डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है सैलरी कार्ड। और ये जो सैलरी कार्ड है ये पावर्ड बाय रुपे होगा। ठीक है, यानी इसे रुपे द्वारा संचालित किया जाएगा। तो पेंडेमिक के टाइम पे लगभग जितने भी बैंकिंग सर्विसेज हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं तो सभी कोशिश कर रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जो पेमेंट है उनको टच रहित बनाने के लिए, ओके, संपर्क रहित पेमेंट करने के लिए अपने अपने जो सर्विसेज हैं उन्हें लॉन्च कर रही हैं। कोई कार्ड, कोई ऐप, कुछ भी लॉन्च कर रहा है। तो अर्ली सैलरी नाम की एक मोबाइल ऐप है जो कि कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कराती है। ओके, आप इसमें 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं इंस्टेंटली। ओके, काफ़ी कम डॉक्यूमेंट में और इसमें कोई हिडन चार्ज भी नहीं है और जो लोन है ये बहुत जल्दी इसमें अप्रूव हो जाता है। तो इस ऐप का नाम है अर्ली सैलरी और इन्होंने अभी जीरो टच डिजिटल कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है सैलरी कार्ड। और ये जितने भी सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, ओके, जो काम करते हैं जिन्हें सैलरी मिलती है तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे नॉर्मल कार्ड होते हैं उसी तरह ये भी काम करेगा जिसमें आप अलग अलग मर्चेंट्स पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ओके, ट्रैवलिंग के लिए पेमेंट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए, मेडिकल के लिए, तो हर एक फील्ड में आप इसका यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसमें कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है जिसमें
अगर कोई कस्टमर इस कार्ड का यूज़ करता है तो अपने हिसाब से वहाँ पे वो क्रेडिट लिमिट सेट कर सकता है इस कार्ड में। ओके, जैसे मेडिकल के लिए उसे कितना खर्च करना है उसके लिए वो क्रेडिट लिमिट सेट कर सकता है। उसके अलावा शॉपिंग, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, तो अपने हिसाब से जितनी उसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो अपने ही लिए क्रेडिट लिमिट सेट कर सकता है खुद की। तो ये इस कार्ड की खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है? तो अभी हाल ही में भारत, ओके, भारत को फिर से चुन लिया गया है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई गई थी उसके प्रेसिडेंट के रूप में। ओके, पहले भी प्रेसिडेंट भारत ही था और हाल ही में इसे प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया है। तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत को फिर से चुना गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट के रूप में। और इसके भारत के अलावा फ्रांस को भी फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है एज अ को प्रेसिडेंट ऑफ अलायंस। ओके, फ्रांस फिर से को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है और इन दोनों का चुनाव हुआ है ISA के 3rd असेंबली में। और भारत और फ्रांस दोनों ही कंट्रीज़ का जो टेन्योर है यानी कार्यकाल है ये 2 सालों का होगा। और भारत की तरफ से RK सिंह जी रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ओके, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे RK सिंह। और इस असेंबली में 4 नए वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए। ओके, 4 रीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 नए वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं। तो एशिया पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए चुने गए हैं फिजी और नाउरू से रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अफ्रीका रीजन के लिए चूज़ किए गए हैं नाइजर और मॉरिशियस से रिप्रेजेंटेटिव। उसके अलावा यूरोप और अदर रीजन के लिए चूज़ किए गए हैं UK और नीदरलैंड से रिप्रेजेंटेटिव। और उसके अलावा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन के लिए चूज़ किए गए हैं क्यूबा और गुयाना के रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पे? भारत पे द्वारा कितने भारतीय क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपने सुना होगा भारत पे जो एक पेमेंट ऐप है जिससे आप यूज़ करके पेमेंट करते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म में। तो हाल ही में भारत पे ने 11 यानी कि 11 इंडियन क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ओके, 11 भारतीय क्रिकेटर। तो एक्चुअली में भारत पे के द्वारा एक टीवी कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम दिया गया है टीम भारत पे। और ये जो कैंपेन है ये एक तरह का मैसेज भी देता है, जो कि मैसेज है, हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े। ओके, तो हाल ही में 11 भारतीय क्रिकेटरों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इस कैंपेन में भारत पे के द्वारा। तो देखते हैं कौन कौन से क्रिकेटर लिए गए हैं। तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल। तो ये 11 क्रिकेटर चूज़ किए गए हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर इस कैंपेन के भारत पे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन वॉज ऑब्जर्व? निम्नलिखित में से किस तारीख को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो भी 15 अक्टूबर को मनाया गया है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। तो इस साल के लिए थीम रखी गई है बिल्डिंग रूरल वीमेंस रिजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। और इस दिन को इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 18 दिसंबर 2007 को, और पहली बार ये मनाया गया था 2008 को। और तब से लेके अब तक हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन। और ये दिन मनाया जाता है ताकि जो रूरल हाउस होल्ड और पुरानी पिछड़ी कम्युनिटीज़ की वीमेंस हैं तो उनके जो क्रूशियल रोल हैं सोसाइटी के लिए उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसके अलावा ये भी अवेयरनेस फैलाने के लिए कि महिलाओं को काम करने के लिए भी बराबर मौके मिलने चाहिए, भले ही वो पिछड़े वर्ग की क्यों ना हो, भले ही ग्रामीण इलाकों की क्यों ना हो, तो उन्हें भी काम करने का बराबर मौका मिले, उन्हें भी काम मिले और उनके भी जीवन यापन में सुधार हो। तो इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और भारत में ये दिन मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में। ओके, 2016 से ये दिन मनाया जा रहा है भारत में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में, और इसे मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, ताकि जो एग्रीकल्चर का फील्ड है वहाँ पे वुमेंस का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। उसके अलावा 15 अक्टूबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ओके, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, इसके लिए थीम रखी गई थी लर्निंग फॉर पीपल
प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। हिंदी में बात करें तो विश्व विद्यार्थी दिवस। तो ये दिन मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। जो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। ओके, जो भारत के पूर्व प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी यानी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अक्टूबर को हर साल, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, और इस साल ये पहली बार मनाया गया है। उसके बाद आया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, जिसके लिए थीम रखी गई थी पैंडेमिक्स टू द चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई शेपिंग पीस टुगेदर। उसके बाद 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसके लिए थीम रखी गई रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे। उसके बाद 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक, और इस साल इसकी थीम रखी गई थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। और उसके साथ ही मनाया गया वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल बेटर अर्बन फ्यूचर। और उसके साथ ही 5 अक्टूबर को भी मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे। उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल होप इन साइट। उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। उसके बाद भारत में 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वीक। उसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। उसके बाद 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसके लिए थीम थी माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। उसके बाद 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसके लिए थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। उसके बाद 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। और अब 15 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जिसके लिए थीम है लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जिसके लिए थीम रखी गई है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, यूज़फुल भी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ हर प्लेटफॉर्म में। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको आज के वीडियो का रिवीजन के लिए PDF और MP3 फाइल चाहिए, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है नीचे, आप वहाँ पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं फाइल। तो आइए मूव करते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स। किस देश ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तभी हाल ही में रसिया ने अध्यक्षता की है 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स, यानी जो ब्रिक्स का ग्रुप है, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो हाल ही में ब्रिक्स के एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और ये इस साल 5वीं मीटिंग थी, और इसी मीटिंग की अध्यक्षता की है, प्रेसिडेंसी की है रशिया ने। तो इस मीटिंग को अध्यक्षता की गई जो रशियन एनर्जी मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक के द्वारा, और ये जो 5 कंट्रीज़ हैं के यहाँ के एनर्जी मिनिस्टर उपस्थित हुए यहाँ पे इस मीटिंग के लिए वर्चुअली, और यहाँ पे डिस्कस किया गया किस तरह से कोऑर्डिनेट करके और एफर्ट करके जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके कारण जो भी इफ़ेक्ट पड़े हैं एनर्जी सेक्टर में, तो उससे किस तरह से उभरा जाए एफर्ट करके, और उसके बाद डेवलपमेंट किया जाए कोऑपरेशन के साथ। ओके, जो एनर्जी सेक्टर है आपस में किस तरह उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, एक्सपैंड किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू अल्बानिया। अल्बानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तभी हाल ही में राहुल श्रीवास्तव जी को, ओके, राहुल श्रीवास्तव जी एक्चुअली में ये ऑलरेडी रोमानिया, ओके, रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और अब इन्हें रोमानिया के साथ ही साथ अल्बानिया में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ओके, तो रोमानिया और अल्बानिया दोनों ही जगह ये भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त रहेंगे। उसके अलावा जो आर मसाकुई हैं, आर मसाकुई अभी कुछ ही दिनों पहले जमैका, ओके, जमैका में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं,
जो रवीश कुमार हैं ये फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और साथ ही इन्हें फिनलैंड के साथ ही एस्टोनिया में भी भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ओके, तो फिनलैंड और एस्टोनिया दोनों ही याद रखिएगा। और जो मनोज कुमार भारती जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, मनोज कुमार भारती जी को। तो अल्बानिया की कैपिटल है तिराना, करेंसी है लेक, प्रेसिडेंट हैं इलिर मेटा और प्राइम मिनिस्टर हैं एदी रामा। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना डीटा हैज़ बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडीनिया 2020। तो जो 2020 में गिडीनिया में वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप होने वाली है, तो हाल ही में ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना डीटा को उस ओलंपिक हाफ मैराथन के चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है AICTE कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी हेडेड बाय MS अनंत टू प्रिपेयर द प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल। तो हाल ही में AICTE ने प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करने के लिए MS अनंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेटअप पैनल फॉर सेक्रेटरीज अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा टू स्ट्रीमलाइन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो हाल ही में दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अधीन में सचिवों के एक पैनल को गठित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है रशिया अप्रूव सेकेंड वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस नेम्ड एपीवैक कोरोना। तो हाल ही में रशिया द्वारा कोरोना वायरस के लिए एक दूसरी वैक्सीन बनाई है जिसको अप्रूवमेंट मिला है, और उस वैक्सीन का नाम है एपीवैक कोरोना। ओके, और लास्ट है साई एवरा हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2020 शास्त्र रामानुजन प्राइज़। साई एवरा को 2020 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो शास्त्र है ये इंस्टीट्यूट का नाम है जिसके द्वारा ये रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। और जो रामानुजन जी थे ये एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, और ये जो प्राइज़ है रामानुजन पुरस्कार ये दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में। ओके, मैथमेटिक्स यानी गणित के फील्ड में दिया जाता है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट विल बी द कॉन्ट्रैक्शन रेट इन इंडिया GDP इन फिजिकल ईयर 21। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 में भारत की GDP में संकुचन दर क्या होगी। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। भारतीय कपास के लिए पहले ब्रांड और लोगो को किसने लॉन्च किया है। तभी हाल ही में भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया है भारत की कॉटन के लिए पहला एक ब्रांड नेम और लोगो। और जो भारत की कॉटन है उसे जो ब्रांड नेम दिया गया है वो है कस्तूरी। ओके, कस्तूरी। तो भारत की जो कॉटन है कपास है अब वो कस्तूरी कॉटन के नाम से जानी जाएगी। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।